शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को क्या है? शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, एजुकेशन कोड का, शिक्षा संहिता या एजुकेशन कोड का, या एजुकेशन कोड शिक्षा संहिता अर्थात का है जो शिक्षा से रिलेटेड नियम संबंधी बुक होता है उसको शिक्षा संहिता कहा जाता है। अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का, तो शिक्षक को क्या चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? शिक्षक को अपने जो भी विषय वो अध्यापन करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उस विषय का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। साथ साथ बाल मनोविज्ञान का भी उसे ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए? तो स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, और चौथा ऑप्शन है डी। तो शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य स्नेह का भी, विश्वास का, सम्मान का, ये सभी का संबंध होना चाहिए। एक शिक्षक को विद्यार्थी से मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? याद रखना, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, ये सही है। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, ये कहीं न कहीं गलत है विकास के लिए, अर्थात यही कथन सत्य नहीं है। यही से पकड़ सकते हैं आप। किसी को विकास करना है तो उसको उकसाना या और उसको बढ़ावा देने के लिए उसको मोटिवेट करना जरूरी होता है। तो इसका आंसर जाएगा बी। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन सी अवस्था के लिए? उत्तर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के बाद आता है उत्तर बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था के पहले जो आता है उसको कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था। तो इसमें किसकी बात की है? उत्तर बाल्यावस्था की। तो किसके लिए उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना उत्तर बाल्यावस्था के लिए कौन से उपयुक्त नहीं है? पुरुषोचित या स्त्रोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना, हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो इसका आंसर जाएगा पुरुषोचित या स्त्रीचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। बालक है वो बालक अभी से क्या स्त्री पुरुष की भूमिका को अभी से ग्रहण नहीं करेगा। विकास का अर्थ होता है, तो विकास का क्या अर्थ होता है देखते हैं। विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तर श्रृंखला, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, प्रोग्रेसिव चेंज को विकास कर सकते हैं। अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, इसे भी विकास कह सकते हैं। अभिप्रेरणा में अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों को उत्तरोत्तर श्रृंखला। जो प्रोग्रेसिव है चेंजेस है उसको तो विकास कहेंगे ही, लेकिन इसमें 100% जो सही आंसर है वो है परिपक्वता, मेच्योरिटी एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले जो परिवर्तन हैं उसको विकास कहेंगे। खिलौने की आयु कहा जाता है, खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या सभी को? तो उपरोक्त में से सभी हो नहीं सकता, तो इसका आंसर जाएगा खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। खिलौने की आयु किसे कहा? टॉय एज किसे कहा जाता है? तो पूर्व बाल्यावस्था को टॉय एज कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? देखिए इसमें क्या है, खिलौने की अवस्था, खिलौने की आयु कहा गया है। अब इसको देखते हैं। दल समूह में रहने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है ये। अनुकरण करने की अवस्था, ये भी पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था है। प्रश्न करने की अवस्था, बालक बहुत प्रश्न करते हैं। लेकिन खेलने की अवस्था, प्ले एज जो है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता कौन नहीं है? तो प्ले एज जो है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। उत्तर बाल्यावस्था में देखते हैं। उत्तर बाल्यावस्था बालक भौतिक वस्तुओं की किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? भौतिक वस्तुओं की, भौतिक जो मापक होता है या मात्रात्मक होता है उसमें किसमें परिवर्तन को समझने लगते हैं? द्रव्यमान में। कुछ उत्तर बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद की अवस्था की बात कर रहे हैं ना, तो किसमें? द्रव्यमान में, द्रव्यमान में, या द्रव्यमान और संख्या में,
या द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र में या संख्या में। तो किसमें चेंजेस को समझने स्टार्ट कर देते हैं। तो उत्तर बाल्यावस्था के बालक जो है वो द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र सभी में परिवर्तन को समझना स्टार्ट कर देते हैं। मानव विकास की किन दो योगदान का परिणाम, मानव का विकास जो है, मानव का विकास किन दो का परिणाम है। तो किसके योगदान से मानव का विकास होता है। तो ए ऑप्शन है अभिभावक एवं अध्यापक से। तो सामान्य अगर सोच रखते हो तो अध्यापक एवं अभिभावक से आप अपना विकास समझ सकते हो, या होता है नहीं होता है ऐसा नहीं है, ठीक है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों से, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों से भी विकास होता है। वंशाक्रम एवं वातावरण का, वंशाक्रम, लेकिन इसमें क्या संपूर्ण योगदान जो रहता है वो वंशाक्रम एवं वातावरण का 100% दोनों के कॉम्बिनेशन से ही विकास होता है। और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन तो नहीं आएगा, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन क्या है, नहीं आएगा, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं आएगा। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। निम्न से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। इसे सत्य नहीं है उसको देखना है ना। कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास अंतःक्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, इसमें सत्य नहीं है लेना है। विशिष्ट, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। विकास कभी भी विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें से डी ऑप्शन जो है वह सत्य नहीं है, क्योंकि विकास का सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें भी क्या देखना है, सही नहीं है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। अंतर्निहित आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। आवश्यकता में अंतर्निहित समान नहीं है बल्कि समांतर है। मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है। कौन सा कथन सही नहीं है इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें क्या बोल रहा है, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। आवश्यकता वंचना की शारीरिक, तो इसका आंसर जाएगा आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। इसको याद रखना, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, क्रियात्मक या एक्शन रिसर्च का उद्देश्य क्या होता है, नवीन ज्ञान की खोज। क्रियात्मक अनुसंधान का देखते हैं। पहला ऑप्शन है नवीन ज्ञान की खोज। बी ऑप्शन है शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास। विद्यालय, नवीन ज्ञान की खोज, क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च का उद्देश्य है। शिक्षक, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास। विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। तो क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी नहीं है, इसका आंसर है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। तो शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास, ऑप्शन ए है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो किशोरावस्था, वृद्धावस्था, शैशवावस्था और बाल्यावस्था। तो ये जो है शर्म तथा गर्व की भावना का विकास किस अवस्था में हो जाता है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास जो है बाल्यावस्था में होता है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास बाल्यावस्था में होता है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, क्या नहीं, क्या पूछ रहा है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। शैशवावस्था के सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता क्या नहीं है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो शैशवावस्था की विशेषता क्या नहीं है, शैशवावस्था की प्रक्रिया, देख सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता शैशवावस्था में पाया जाता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति उस टाइम भी शैशवावस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी पाई जाती है।
इसमें नहीं है पूछा है ना, है पूछता तो बहुत सारा ऑप्शन आ जाता। चिंतन प्रक्रिया, थिंकिंग प्रोसेस, और अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। तो अनुकरण द्वारा सीखने की भी प्रक्रिया, चिंतन प्रक्रिया कहीं न कहीं शैशव में चिंतन प्रक्रिया नहीं पाया जाता। थिंकिंग या उन लोग को कोई भी चीज़ का चिंता नहीं होता है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बालक एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है किस वैज्ञानिक के अनुसार? सतत और धीमी प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है, तो विकास का विशेषता है। तो किस वैज्ञानिक के अनुसार देखते हैं सतत और धीमी प्रक्रिया, क्या पूछा है इसमें? सतत और धीमी प्रक्रिया। सतत और धीमी प्रक्रिया देखते हैं कोलेंस्की के अनुसार सतत और धीमी प्रक्रिया कौन है? स्किनर के अनुसार, या पियाजे के अनुसार, या हरलॉक के अनुसार। तो सतत और धीमी प्रक्रिया किसे? विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, तो इसका आंसर जाएगा स्किनर के अनुसार का है। विकास जो है सतत और धीमी प्रक्रिया है। बाल्य अवस्था होती है, बाल्य अवस्था का कितने से कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष तक। बाल्य अवस्था 5 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, या 12 वर्ष तक। तो बाल्य अवस्था कितने कौन से अवस्था तक होता है? तो बाल्य अवस्था या इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो बाल्यावस्था जो है याद रखना, ये 12 वर्ष तक होता है। बाल्यावस्था कितने वर्ष तक होता है? 12 वर्ष तक होता है। विकास एवं वृद्धि का तात्पर्य है, विकास में वृद्धि का तात्पर्य, विकास में वृद्धि का तात्पर्य, विकास में क्या देखना है आपको? वृद्धि देखना है। विकास में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि, वजन में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, आकार सोच समझ या कौशल में वृद्धि। तो इसका आंसर जाएगा, देखिए आकार सोच समझ एवं कौशल में वृद्धि को विकास में वृद्धि का तात्पर्य मानना। अगर वृद्धि बस पूछा रहता तो वजन में वृद्धि लगाते, लेकिन यहाँ पर क्या है? विकास में वृद्धि पूछा है, विकास में वृद्धि पूछा है, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? आकार सोच समझ एवं कौशल में वृद्धि। परिपक्वता का संबंध है, परिपक्वता का संबंध किससे होता है? विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से, या रुचि से। तो परिपक्वता का संबंध किससे होता है? परिपक्वता का संबंध होता है विकास से, रुचि से, विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से, या रुचि से। तो परिपक्वता का संबंध होता है विकास से होता है। याद रखना, परिपक्वता का संबंध किससे होता है? विकास से होता है। परिपक्वता का संबंध विकास से होता है। तनाव और क्रोध की अवस्था है, तनाव और क्रोध की अवस्था इसमें शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, या वृद्धावस्था। तो विकास और तनाव की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है। ठीक है, इसी अवस्था में तनाव बहुत रहता है, करियर को लेकर सुसाइड भी करते हैं बालक किसी युवा अवस्था में ही, किशोरावस्था में ही सुसाइड या आत्महत्या ज़्यादातर केस होता है। तनाव का समस्या इसी अवस्था में होता है। एक बालक 13 वर्षीय बालक बाद में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को ही सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? प्रारंभिक अवस्था में, युवा अवस्था में, किशोरावस्था में, या बाल्यावस्था में? एक बालक जो है 13 वर्ष का, वो 13 वर्ष का बालक क्या है? अपने से बड़ों से बार बार झगड़ा कर रहा है। किससे झगड़ा कर रहा है? अपने से बड़ों से, और अपने ही आप को ही सही साबित करने की कोशिश कर रहा है। अब मैं 100% सही हूँ, सिर्फ मैं ही सही हूँ, ऐसा वह कह रहा है। तो वह कौन से अवस्था का बालक हो सकता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था का, किशोरावस्था का, युवा अवस्था का, या बाल्यावस्था का? तो कौन से अवस्था का हो सकता है बालक? बालक जो है वह किशोरावस्था का हो सकता है। किशोरावस्था में ज़्यादातर लड़ाई झगड़ा करने का प्रवृत्ति, मैं की भावना, और मैं ही सर्वश्रेष्ठ, ऐसा भावना कौन से अवस्था में होता है? ये सब किशोरावस्था में आता है। ठीक है, बाल्यावस्था 12 वर्ष में समाप्त हो जाता है। 12 वर्ष के बाद जैसे भी 13 वर्ष में आप प्रवेश करोगे तो किशोरावस्था कहलाता है। अब एक बच्चे की वृद्धि और विकास दोनों पूछा है ना। एक बच्चे का वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन है? अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि, अध्ययन की विधि माने मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, या विकासी विधि, या क्या बोला है? सांख्यिकी विधि। तो एक बालक की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सा हो सकता है? एक बालक की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि होगा विकासी विधि होगा, डेवलपमेंट मेथड। ठीक है,
मेंटल मेथड। ठीक, उसके बाद देखते हैं बच्चे के विकास शीर्षस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से क्या कौन सा कथन शीर्षस्थ सिद्धांत है। इसका मतलब कौन सा कथन सत्य होगा इससे संबंधित। तो विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य से परिधि की ओर होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा। विकास मध्य से परिधि की ओर होता है, ये भी नहीं आएगा। विकास पैर से शीर्ष की ओर होता है, ये भी नहीं आएगा। तो इसका आंसर कौन सा जाएगा। इसका आंसर जाएगा विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है। किसके अनुसार। शीर्षस्थ सिद्धांत के अनुसार। सिद्धांत को भी देख लेना ना, उसके अनुसार बताया गया है। अब आगे देखते हैं विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाली परिवर्तन के निम्न में क्या शामिल है। रूप, अनुक्रम, दर या ये सभी। ये बोलना क्या चाह रहा है कि विकास के परिप्रेक्ष्य में या विकास के रूप में या विकास के धारणा में या विकास के आधार पे, ठीक है, विकास के आधार में समय के साथ होने वाली परिवर्तन को क्या कहा जाता है। सीधी सी बात, अगर विकास के आधार पर समय के साथ किसी में चेंजेस हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे। तो समय के साथ चेंजेस हो रहा है तो उसकी किस में चेंजेस होगा, क्या शामिल होगा। जो समय के साथ चेंजेस होता है उसके रूप में परिवर्तन हो जाएगा, उसके अनुक्रम या सीक्वेंस में ऊपर नीचे सीक्वेंस हो जाएगा या सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, दर में उसका रेट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी, इसका आंसर क्या जाएगा। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाली परिवर्तन में सभी शामिल है। क्या शामिल है, तो सभी शामिल है। उसका दर भी शामिल है, रूप भी शामिल है और अनुक्रम भी शामिल है। बालक गर्भ में बालक को विकसित होने के लिए कितने दिन लगते हैं। गर्भ में बालक के विकसित होने के लिए कितने दिन लगते हैं। 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन या 460 दिन। तो गर्भकाल कितने दिन का होता है, 280 दिन का होता है। बालक को गर्भ में विकास करने के लिए 280 दिन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। नवजात शिशु का वजन होता है 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड, 9 पाउंड। तो इसका आंसर क्या जाएगा। नवजात शिशु का वजन 7 पाउंड होता है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास का सिद्धांत नहीं है बोला है ना, याद रखना। विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। निम्न में से कौन विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास मशीनी प्रक्रिया है, यह विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है। देख, विकास क्या है, लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, और यह लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है। विकास एक लीनियर नहीं होता है। देखिए, विकास का जो ग्राफ होता है ना, वो लंबवत नहीं होता, याद रखना, लंबवत नहीं होता। लंबवत का अर्थात ऐसे, विकास जो है ऐसे कभी नहीं होता। विकास या तो ऐसे होगा, विकास ऐसे होता है, ठीक है, या तो ठीक। उसके बाद देखते हैं वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक है। पर्यावरण तो प्रभावित करेगा, स्वास्थ्य भी प्रभावित करेगा, आहार भी प्रभावित करेगा। तो इसका आंसर क्या जा रहा है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक ये सभी हैं। बाल एवं शिक्षण। उसके बाद है विकास शुरू होता है। तो विकास कौन से अवस्था में शुरू होता है, यह देखते हैं हम। विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था में, प्रसव पूर्वावस्था में, शैशवावस्था में या पूर्व बाल्यावस्था में। तो विकास कहाँ से शुरू होता है। विकास जो हमारा प्रारंभ हो जाता है कहीं कहीं हमारा शैशवावस्था या प्रसव पूर्ण अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। प्रसव पूर्ण मतलब जहाँ हम गर्भ में पलना स्टार्ट करते हैं, हमारा विकास वहीं से शुरू हो जाता है। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ साथ संबंधित हो सकती है। विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। देख, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। कोई भी एक कथन जो है इसके सिद्धांत के साथ संबंधित है। विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, ऐसा जरूरी नहीं है। विकास विषम जाति से
स्वायत्तता की ओर अग्रसर होती है। विकास का है विषम जाति से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होती है। विषम जाति से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होती है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो इसका विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, ये भी जरूरी नहीं है। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? विकास जो है सापेक्ष रूप से क्रमिक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा का है विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित से कौन सा विकास का सिद्धांत? विकास किसी की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित है, विकास का सिद्धांत है। सभी का विकास दर समान नहीं होता है, ये बात सही है। विकास हमेशा रेखीय होता है, लीनियर 100% रेखीय नहीं होता है, अभी हम पढ़े हैं। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये भी गलत है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। विकास की दर समान नहीं होता है, ये बात सही है। विकास सभी प्रक्रियाओं का अंतर संबंध होता है, तो सभी प्रक्रियाओं का अंतर संबंधित होता है, ये जरूरी नहीं है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा बी, कि विकास दर समान नहीं होते। सभी व्यक्तियों में विकास का जो दर है वो एक समान नहीं होता है। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार, मेरा पड़ोसी, मेरा परिवार, मेरा पड़ोसी, मेरा प्रिय मित्र या मेरा विद्यालय। तो नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सा सही है? तो नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए सबसे पहले मेरा परिवार, इसीलिए सही होगा। क्या सही होगा? तो मेरा परिवार, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। किशोरावस्था में, पूर्व किशोरावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, पूर्व किशोरावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में या शैशवावस्था में। क्या बोल रहे हैं? माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथीगण जो है उन साथियों के साथ रहना पसंद कौन से अवस्था में करते हैं? तो ये क्या है? पूर्व किशोरावस्था में। पूर्व किशोर में जैसे ही हम बाल्यावस्था समाप्त होता है, उसके बाद हम जैसे किशोरावस्था में पहुंचते हैं, तो किशोरावस्था में हमारा सबसे पहले प्राथमिकता क्या होता है कि हम अपने दोस्तों को पहले प्राथमिकता देते हैं और अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, उनके साथ रहना पसंद करते हैं। विकास का सही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का खाली स्थान है। तो विकास का सही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन के खाली स्थान है। परिवर्तन, प्रयास, प्रतिक्रिया या परिणाम। उद्दीपन का यह क्या हो सकता है? उद्दीपन का ये हो सकता है प्रतिक्रिया। विकास का सही संबंध किससे है? परिपक्वता से है। जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया है ना, परिणाम नहीं है, याद रखना। उद्दीपन का क्या है? ये प्रतिक्रिया है। निम्न में से कौन सा कथन बच्चों के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास की परिवेश की भूमिका का समर्थन? कुछ विद्यार्थी सूचनाओं का जल्द प्रकरण करते हैं, जबकि उनकी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों की औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। एक समान जुड़ा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है, उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान है। या शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन सा कथन बच्चे के विकास के परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? निम्नलिखित में कौन सा कथन, ऐसा कौन सा कथन जो बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? किसका समर्थन करता है? तो परिवेश की भूमिका का। तो इसको देखते हैं कौन समर्थन करता है। पहला क्या बोल रहा है? कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रकरण करते हैं, जबकि उनकी कक्षा में अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। दूसरा क्या है? बी ऑप्शन है। पिछली कुछ शताब्दियों से बुद्धि लब्धांक परीक्षा में क्या है? शिक्षार्थियों की औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन घरों में हुआ है, उनकी बुद्धि लब्धांक 0.75 होती है। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है और ये भी जरूरी नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पिछली कुछ शताब्दियों
में बच्चे पिछली कुछ शताब्दियों में बच्चों के बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? किशोरावस्था को, मध्यावस्था को, प्रौढ़ावस्था को या वृद्धावस्था को? तो किसे कहा जाता है? किशोरावस्था को तनाव का काल कहा जाता है। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो वह अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? क्या होता है? पूर्व विद्यालय में पहली बार आया हुआ बच्चा जो है मुक्त रूप से चिल्लाता है। पूर्व विद्यालय में कोई बच्चा है, वो पहली बार आता है तो मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वह क्या है, बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है प्रारंभिक विद्यालय में, तो वह चिल्लाता नहीं है, अपनी तनाव को चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, फिर तो उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतर होता है। अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न भिन्न रूप से होता है। तो रहने के लिए तो सभी कथन इसका सही है, तो लेकिन इसका आंसर क्या जाएगा? विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। विभेद व एकीकरण, विभेद भी है और एकीकरण है। देखिए, विभेद किसको कहेंगे और एकीकरण किसको कहेंगे? विभेद कहने का मतलब ये है कि सभी बालक का जो विकास का दर होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। सभी बालक में विकास का दर अलग अलग होता है। सभी बालक में विकास का दर अलग अलग होता है। और एकीकरण अर्थात हमारे शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं और ये सभी अंग मिलकर का एक कार्य को करते हैं, इसलिए ये क्या हो गया? एकीकरण हो गया। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से क्या मांग करता है? शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से क्या मांग करता है? देखते हैं। इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराए जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र में विकास हो। इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराए कि जिसका परिणाम जो है उस अधिगम से सिर्फ और सिर्फ संज्ञानात्मक क्षेत्र का विकास हो। पहला ऑप्शन है। दूसरा क्या बोल रहे? कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने, क्योंकि बच्चे अक्सर क्या है? प्रयोग करते हैं। बच्चे जो है अक्सर उपद्रव करते हैं, बदमाशी करते हैं, इसलिए क्या होना चाहिए? कठोर अनुशासन होना चाहिए, ऐसा कह रहा है बी ऑप्शन। जबकि क्वेश्चन क्या पूछा है? शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य जो है शिक्षकों से क्या मांग करता है वो पूछा है। सी ऑप्शन है। विकासात्मक कार्यों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। विकासात्मक कार्यों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। डी ऑप्शन बोल रहा है विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। मैं पहले ही बताया, विकास जो है सभी बालकों में एक जैसा नहीं होता है, सबका विकास का स्तर अलग अलग होता है। तो इसका आंसर देखिए, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। ये क्या है? परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो। शिक्षक विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों को से यह मांग करता है कि शिक्षकों से क्या मांग करता है? शिक्षकों से यह मांग करता है कि विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार, विकासात्मक जो भी कारण है या कारक है उसके ज्ञान के अनुसार अनुदेशन जो आदेश रहेगा उसके युक्तियों का अनुकूलन करें, अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो विकास के जो कारक है या फैक्टर हैं उसके ज्ञान के अनुसार जो अनुदेशन युक्ति है, अनुदेशन नियम है, अनुदेशन जो भी है वो कारक के अनुसार से उसके अनुप्रयोग करना चाहिए। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों में यह मांग करता है। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? भाई बहन एवं अध्यापक। क्या पूछा है प्रश्न में कि निम्नलिखित में से
कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान ना प्रारंभिक बाल्यावस्था को जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। भाई एवं बहन एवं अध्यापक, बी ऑप्शन है अध्यापक एवं साथी, सी ऑप्शन है साथी एवं माता पिता, और डी ऑप्शन माता पिता एवं भाई बहन। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा माता पिता एवं भाई बहन। पूरे बाल्यावस्था में और उसके संपर्क में कौन रहेगा? दोस्ती यारी तो रहेगा ही नहीं। अध्यापक कुछ टाइम पे आए नहीं रहते हैं, माता पिता रहते हैं और भाई बहन रहते हैं साथ में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान उन भूमिकाएं व्यवहारों की जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आयु का है समूह परिवर्तन? आयु समूह परिवर्तन बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है। कौन सा आयु समूह परिवर्तन बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? कौन से किसके अंतर्गत? बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आएगा। पहला देखते हैं 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष और 6 से 11 वर्ष। तो इसका आंसर जाएगा पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था पूछा है तो बाल्यावस्था पूछा है मतलब 12 वर्ष से नीचे का ही आंसर आएगा। अब 12 वर्ष के नीचे का आंसर आएगा, इसलिए बाल्यावस्था की श्रेणी में 12 वर्ष से नीचे का श्रेणी कौन सा है? तो 6 से 11 वर्ष को ही बाल्यावस्था की श्रेणी मानते हैं। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं। क्या बोल रहे हैं कि शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से क्या मांग करता है? शिक्षण का जो विकासात्मक परिप्रेक्ष्य या दृश्य है वो शिक्षक से क्या उम्मीद करता है, या शिक्षक से वो क्या उम्मीद करता है कि शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं, बच्चे अक्सर इधर उधर भागते रहते हैं, इसलिए शिक्षक को क्या होना चाहिए? कठोर अनुशासन युक्त होना चाहिए। ऐसा विकास परिप्रेक्ष्य में सही है कि नहीं है वो देखते हैं आगे। विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। विभिन्न विकासात्मक अथवा अवस्था वाले बच्चों के साथ के समान रूप से व्यवहार करें। इस प्रकार अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र में विकास हो। इस क्वेश्चन का रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर जा रहा है बी ऑप्शन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार निर्देशन के युक्तियों का पालन करें। शैशव काल की अवस्था होती है, कौन से काल के? शैशव काल की अवस्था कहाँ कब से कब से? तो ये शैशव काल की अवस्था पहले ऑप्शन देखते हैं, जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक और जन्म 2 से 3 वर्ष तक। तो शैशव काल की अवस्था कहाँ से कहाँ तक होता है? याद रखना, जन्म से 2 वर्ष को शैशव काल कहा जाता है, फिर पूर्व बाल्यावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर उत्तर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था या पूर्व किशोरावस्था। ठीक है, 50वां क्वेश्चन का है, विकास खाली स्थान से और खाली स्थान की ओर बढ़ता है। तो विकास 100%, इसका पहले देखते हैं, ऑप्शन देख लो। सामान्य से विशिष्ट की ओर, मैं इसका कई बार आंसर बता चुका हूँ। सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, जटिल से कठिन की ओर, साधारण से असाधारण की ओर, साधारण से आसान की ओर। तो विकास कहाँ से कहाँ होता है? तो इसका याद रखना, विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। हमेशा याद रखना, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बालक विकास में शिक्षण होता है जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं। जब वयस्क जो है एक दूसरे के सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम में सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाए? समीपस्थ विकास, सहयोग देना, या सहगामी अधिगम, या सहयोगात्मक अधिगम। क्या बोल रहा है? जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, जब वयस्क एक दूसरे के सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? समीपस्थ विकास, सहयोग देना विकास, सहगामी अधिगम या सहयोगात्मक अधिगम। तो इसको कहा जाता है सहयोग देना अधिगम कहा जाता है। मध्य बाल्यावस्था में भाषा खाली स्थान के बजाय खाली स्थान अधिक है। अहम केंद्रित, समाजीकृत,
भाषा मध्य बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं। आप कौन सी अवस्था की बात कर रहे हैं? मध्य बाल्यावस्था, अर्थात कहीं कहीं बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं। तो बाल्यावस्था में भाषा के बारे में हम क्या सोच रखते हैं या क्या होता है उसको देखते हैं। अहम केंद्रित, सामाजिकृत, दूसरा का सामाजिकृत और अहम केंद्रित, तीसरा जीववादी या सामाजिकृत, चौथा है परिपक्व या अपरिपक्व। तो मध्य बाल्य अवस्था में क्या होगा, भाषा के बारे में हम क्या कर सकते हैं, भाषा तो हमें कहाँ से मिलता है, सामाजिकृत मिलता है, और उसमें क्या जुड़ जाता है, अहम केंद्रित। ठीक है, मध्य बाल्य अवस्था में क्या है, भाषा के बारे में सामाजिकृत और अहम केंद्रित। निम्नलिखित में कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? कौन सा कथन जो है विकास और अधिगम के बीच संबंध को, विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? विकास और अधिगम के बीच संबंध को कहा है सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। अधिगम विकास के पीछे रहता है, अधिगम विकास के पीछे रहता है, या अधिगम और विकास समानार्थक है, परिभाषिक शब्द है। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित होते हैं। अधिगम और विकास की बात कर रहे हैं ना, और क्या है, विकास अधिगम से स्वतंत्र होता है, या डी ऑप्शन है, विकास अधिगम से स्वतंत्र होता है। देखिए कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है, अर्थात क्या है, विकास और अधिगम के बीच जो संबंध है उसको कौन परिभाषित करता है, ऐसा इसका कहना है। अधिगम विकास के पीछे रहता है, ये तो नहीं हो सकता। अधिगम और विकास एक दूसरे के साथ साथ चल सकते हैं, या अधिगम के बाद विकास हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अधिगम और विकास समानार्थक हो सकते हैं। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित होते हैं, एकदम जटिल तरीके से भी अंतर संबंधित नहीं होते हैं। विकास अधिगम से स्वतंत्र होता है, ऐसा भी नहीं कर सकते, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। अर्थात इसका आंसर जाएगा कि विकास अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द हैं। विकास और अधिगम क्या है, जो एक दूसरे के समानार्थक परिभाषित शब्द हैं। इनमें से कौन सा एक सिद्धांत विकास का एक सिद्धांत नहीं है? इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, ऐसा नहीं कह सकते। विकास जीवन पर्यंत होता है, ये 100% सही है। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों का परिणाम होता है, ये भी सही है। विकास संशोधन योग्य है, ये भी सही है। तो इसमें से कौन सा सिद्धांत विकास का नहीं है? तो इसका ऑप्शन जाएगा ए ऑप्शन जाएगा, जो विकास केवल संस्कृति से शासित होता है, यह जरूरी नहीं है। निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है। प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? शिक्षण विधियों में सक्षमता में विषय का ज्ञान, सक्षमता और विषय का ज्ञान। शिक्षण विधियों में सक्षमता, शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान, ये जरूरी है। उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता, ये जरूरी नहीं है। पढ़ाने की उत्सुकता, ये भी जरूरी नहीं है। धैर्य और लगन, तो इसका आंसर जाएगा इसमें धैर्य और लगन। इसमें क्या होना चाहिए? प्राथमिक स्तर के बालकों में प्राथमिक स्तर के शिक्षकों में धैर्य और लगन की भावना होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा क्या है, विकास का सिद्धांत नहीं है? देखते हैं। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास का सिद्धांत है बोला है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि विकास तो निरंतर चलता है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, ये हो सकता है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ये भी सही है। विकास हमेशा रेखी होता है, विकास तो हमेशा रेखी नहीं होता है। सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये सही है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं हैं, तो ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन ये 100% सी इसका ऑप्शन जाएगा कि सभी बालकों का अपना अपना विकास दर होता है, कोई एक दूसरे से संबंधित नहीं होता है। यदि विद्यार्थी क्या बोला है, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न ले प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण विधि बदल दे। यदि विद्यार्थी जो है पाठ में रुचि नहीं ले रहा है तो हमको क्या करना चाहिए? शिक्षण विधि बदल देना चाहिए। श्रव्य दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाना चाहिए। कक्षा से चला जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ कर दे, ये भी जरूरी नहीं है। अगर कोई बच्चा है, बालक है, वह इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो हमें शिक्षक को क्या करना चाहिए?
शिक्षण विधि को बदल देना चाहिए। हमें क्या है, अपने शिक्षण के पढ़ाने के तरीका को बदल देना चाहिए। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे के विकास के सिद्धांत को अगर आप समझ रहे हो तो शिक्षक की यह क्या सहायता करता है, शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में। ये तो इसका आंसर जाएगा इसका आंसर ये जाएगा। ये क्या बोल रहा है, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे के अगर विकास के सिद्धांत को आप समझ गए तो शिक्षक का क्या सहायता कर गए, तो शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में शिक्षक की सहायता होगा। निम्न में से कौन सा कथन बालक विकास के सिद्धांत के बारे में गलत है? कौन सा कथन क्या है, बालक विकास के सिद्धांत के बारे में क्या पूछा है, गलत है। सही कथन नहीं पूछा है ना, गलत है ये पूछा है। पहला क्या बोला है, विकास एक निश्चित और पूर्व अनुमानित प्रारूप से होता है। हाँ सही है, विकास को हम पहले से अनुमानित कर सकते हैं, ये ऑप्शन सही है। विकास अनुवांशिक और वातावरण का उत्पाद है, परिणाम है, ये भी 100% सही है। सभी व्यक्ति उनके विकास में समान होता है, ये जरूरी नहीं है सभी व्यक्ति में विकास समान हो। विकास समाकलन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर जाएगा सी। विकास जो है सभी व्यक्ति में एक समान हो, यह जरूरी नहीं है। बार बार मैं इस बात को बता रहा हूँ, गांठ बांध के याद रख लो कि विकास जो है सभी व्यक्तियों में, विकास का दर सभी व्यक्तियों में एक समान नहीं होता है। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विशेषताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम खाली स्थान से खाली स्थान तक होता है, शीर्ष से अधोगामी होता है। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है। चालक विकास की दर में क्या होता है, व्यक्तिगत विविधताएं होती है, सही बात है। फिर भी चालक विकास का क्रम खाली स्थान से खाली स्थान तक, शीर्ष से अधोगामी होता है, अधोगामी से शीर्षगामी होता है। अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास या परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास होता है। परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास से अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास होता है। तो इसका आंसर जा रहा है अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास से परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास होता है, इसको याद रखना। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, किसकी पहल करती है? तो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, उसे क्या कहते हैं? किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि या बाल्यावस्था की समाप्ति। वयस्क के संक्रमण की पहल करता है, वयस्कावस्था की सीधी बात, वयस्क के संक्रमण की पहल करता है। तो वयस्कावस्था कहाँ से आएगा? युवावस्था के बाद ही तो वयस्कावस्था आएगा ना। तो इसको क्या कहेंगे हम? किशोरावस्था के संक्रमण का अवधि कहना चाहिए, 100% सही है। सोचने का लॉजिक जो लगाने का जो डायरेक्शन है ना, उसको सही कर लो तो आप आंसर लिखा सकते हो। यहाँ पर खुद बोला है क्या, 2 शब्द बोला है, क्या याद रखना। पहला क्या बोला है? वयस्कता। दूसरा क्या शब्द है? संक्रमण। तो वयस्कता अवस्था है तो कहाँ से संक्रमण, किसके बीच में वो जुड़ाव रहेगा? तो कहीं न कहीं किशोरावस्था के बीच में जुड़ाव रहेगा, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? किशोरावस्था जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों का सही पहचान करता है? विकास के व्यापक आयामों का सही पहचान करता है। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक या संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक। या सी ऑप्शन है शारीरिक, वैयक्तिक, आध्यात्मिक, संवेगात्मक या सामाजिक, शारीरिक, वैयक्तिक एवं स्व। तो क्या बोल रहा है? विकास के व्यापक आयामों का सही पहचान करता है, मतलब सही क्रम को बताना है आपको। तो इसमें सही के विकास का सही क्रम क्या होता है, याद रखना। पहले शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, फिर शारीरिक, संज्ञानात्मक, फिर सामाजिक, फिर संवेगात्मक। इसको याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमेशा पूछा ही जाता है। सबसे पहले क्या आएगा? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक। एक बार फिर देख लेते हैं,
सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले शारीरिक आएगा, फिर क्या आएगा? संज्ञानात्मक आएगा, फिर क्या आएगा? सामाजिक आएगा, फिर क्या आएगा? संवेगात्मक आएगा। ये क्या है? विकास के आयाम। ये क्या है? विकास के आयाम। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, ये पूछता ही रहता है। शारीरिक के बाद संज्ञानात्मक आएगा, संज्ञानात्मक के बाद सामाजिक आएगा, फिर संवेगात्मक आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? क्या पूछा है? विकास का सिद्धांत नहीं है। नहीं है, असत्य है, गलत है, ऐसा चीज अगर आया तो ध्यान से पढ़ना उस ऑप्शन को। विकास का सिद्धांत नहीं है, इसको आराम से पहचान सकते हो। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, ये 100% सही है। विकास का दर सब में अलग अलग होता है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, तुलनात्मक रूप से बोला है ना, इसको देखते हैं। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, ये भी सही है। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। ऐसा जरूरी नहीं है भाई, विकास जो है वो जन्म के समय ही निर्धारित कैसे हो जाएगा? जन्म के समय निर्धारित नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? यही जाएगा। विकास का जो गति है उसको हम अनुमान लगा सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन पहले से निर्धारित हो यह जरूरी नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अधिगम एवं विकास एवं अधिगम के बीच संबंध, ये क्वेश्चन कहीं न कहीं रिपीट हो रहा है। विकास और अधिगम के बीच संबंध को बताना है। विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, ये गलत ऑप्शन है। विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, ये गलत है। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, ये भी जरूरी नहीं है। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होता है, ये भी जरूरी नहीं है। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होता है, ये भी सत्य नहीं है। विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित एवं अंतर निर्भर होते हैं। मैं पहले ही बताया, विकास और अधिगम कहीं मान सकते हैं एक सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसा आप मान सकते हो। अर्थात क्या, विकास और अधिगम जो है अंतर संबंधित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अब इसमें क्या है, फिर देखना है, क्या देखना है? विकास का सिद्धांत नहीं है, नहीं है, गलत है, असत्य है, इसको पहले देखना। विकास जीवन पर्यंत होता है, ये सत्य है। विकास परिवर्त्य होता है, विकास परिवर्त्य होता है, ये भी सही है। विकास आनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों का परिणाम होता है, ये दोनों प्रभावित करता है, ये भी सही है। अब डी ऑप्शन क्या बोल रहा है? विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं, तो इसका आंसर क्या जाएगा? यही जो है नहीं है, इसका आंसर यही जाएगा। ठीक है। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? बाल्यावस्था किसके बारे में पूछा है? बाल्यावस्था की अवधारणा, बाल्यावस्था के बारे में देखते हैं। यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। यह क्या है? विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। बी क्या बोला है? समकालीन सामाजिक क्या अभिप्राय है? क्या पूछा है? अभिप्राय क्या है किससे? बाल्यावस्था की अवधारणा से। समकालीन सामाजिक रचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है, हो सकता है। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं और उनके, ये तो हो ही नहीं सकता। यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा का निर्धारित किए जाते हैं, ये भी जरूरी नहीं है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा समकालीन सामाजिक रचनावादी मनोवैज्ञानिकी के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। निम्नलिखित में कौन सी मध्य बाल्यावस्था है? तो कौन सा मध्य बाल्यावस्था? मध्य बाल्यावस्था अर्थात बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है, बाल्यावस्था में तो होता ही है। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की घटना विकसित हो जाती है, ये नहीं होता है बाल्यावस्था में। बच्चे तार्किक के अमूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, ये भी नहीं होता है। अच्छा, इसका आंसर जाएगा अधिगम मुख्य रूप से इसका पूछकर
मुख्य रूप से संवेदी चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। विशेषता है कौन सा मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है बोले तो मध्य बाल्य की विशेषता क्या है, बच्चे तार्किक या मूर्त रूप से ना, अमूर्त रूप से अगर कहता है तो ये नहीं होता है। बालक अमूर्त चिंतन करना नहीं जानता है, लेकिन मूर्त रूप से जो वस्तु उसको दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से वो तार्किक रूप से कुछ सोच सकता है, वह प्रारंभ कर देता है। तो कौन सा मध्य बाल्यावस्था की विशेषता क्या है कि बच्चे तार्किक रूप से मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है मूर्त और अमूर्त, इसको याद रखना। अमूर्त रूप से बालक नहीं सीख सकते, लेकिन मूर्त रूप से बालक सोचते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने किसने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? कोल तथा ब्रूस ने कहा विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को? संवेगात्मक विकास का अनोखा काल, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसे कहा है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था या किशोरावस्था? तो याद रखना संवेगात्मक विकास का अनोखा काल, अनोखा काल, अनोखा शब्द जुड़ा हुआ है ना, इसको याद रखना। अनोखा काल किसे कहा जाता है? संवेगात्मक विकास को भी। तो किस में होता है? तो बाल्यावस्था में होता है। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए हमेशा प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, गलत बात है। अनुमति नहीं देना चाहिए, ये भी गलत बात है। रोक देना चाहिए, ये भी गलत बात है। तो इसका आंसर क्या जाएगा कि हमेशा प्रेरित करते रहना चाहिए। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह कथन किसका है? एकीकरण का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत है जी। ये किसका सिद्धांत है? निरंतरता का। विकास लगातार होता है, इसी डायरेक्शन में आपको सोचना है कि कैसे होता है। अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतःस्थिरता का विकास जो है निरंतरता का सिद्धांत है। तो इसको आपको समझने का जरूरत है, रटने का जरूरत नहीं है, शब्द से ही आंसर मिल जाता है। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, अब बच्चे की वृद्धि किससे संबंधित है वो देखते हैं। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है सामाजिक विकास से, बच्चे के सामाजिक विकास, शारीरिक विकास से, नैतिक विकास से या भावनात्मक विकास से। अब ऐसे देखोगे तो आपको सभी लगेगा कि बच्चे का विकास के लिए सब संबंधित तो सब है, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, भावनात्मक विकास, सब जरूरी है तो देखने का नजरिए से। लेकिन बच्चे हैं तो बच्चे की वृद्धि के लिए मुख्यतः संबंधित तो सब है, लेकिन इसमें वर्ड यूज किया गया है क्या? मुख्यतः। वृद्धि के लिए कौन सा जरूरी है? मुख्यतः। सबसे प्रमुख कौन सा है? सबसे प्रमुख जो है बालक के लिए शारीरिक विकास से संबंधित है। पाठ्य सहगामी क्रिया ये मुख्यतः संबंधित है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः किससे संबंधित? कौन सा? पाठ्य सहगामी क्रियाएं। छात्रों के सर्वांगीण विकास से पाठ्य सहगामी क्रियाएं। शैक्षिक संस्थानों के विकास से, शैक्षिक संस्थानों के विकास से हो नहीं सकता। छात्रों के सर्वांगीण विकास से एक बार हो सकता है, छात्रों के मानसिक विकास से ये भी हो सकता है, और छात्रों के वृत्तिक विकास से ये भी हो सकता है। तो इसका 100% मुख्यतः संबंधित है। तो मुख्य प्रमुख चीज़ को लेंगे तो प्रमुख चीज़ क्या हो सकता है? इसका प्रमुख चीज़ हो सकता है, देखिए, मानसिक विकास सिर्फ मस्तिष्क का विकास होगा, वृत्तिक विकास में सिर्फ वृत्तिक का विकास होगा, शैक्षिक संस्थाओं का विकास से कोई लेना देना नहीं है, ये हो नहीं सकता। और सर्वांगीण विकास शब्द यूज किया है, 100% परफेक्ट वर्ड यूज किया है सर्वांगीण विकास, तो ये 100% सही वर्ड है और इसका आंसर क्या आ जाएगा? सर्वांगीण विकास। इसका आंसर जाएगा सर्वांगीण विकास। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद देखते हैं मानव विकास का प्रारंभ होता है। मानव विकास का प्रारंभ होता है, इसको तो रटने वाली बात ही नहीं है। मानव विकास का प्रारंभ कहाँ से प्रारंभ होता है? पूर्व बाल्यावस्था से नहीं होता है, शैशवावस्था से नहीं होता है, गर्भावस्था से होता है, उत्तर बाल्यावस्था से नहीं होता है। तो मानव विकास कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? तो मानव का विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। कौन सा कथन सत्य नहीं है बोला है? सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। इसका पूरा ऑप्शन नहीं दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? तो बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों के सार्वभौम रूप से के समान है। समकालीन सामाजिक रचनावादी मनोवैज्ञानिकी के अनुसार यह सामाजिक रचना है। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से एक दूसरे पर, ये तो हो नहीं सकता। या बच्चे के शून्य से शुरुआत करते, ये भी नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या जाएगा?
इसका आंसर जा रहा है आपका बी। ठीक है, समकालीन वाला आंसर जाएगा इसका। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकी के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। बाल्यावस्था की अवधारणा से अभिप्राय है। मध्य बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? तो मध्य बाल्यावस्था की विशेषता, मैंने क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, शारीरिक वृद्धि में विकास बहुत तेजी से होता है। सही बात है। अमूर्त रूप से सोचने वाले, अमूर्त तो अभी इसको समझाया हूं मैं, इसे मूर्त है। इसे मूर्त शब्द का उपयोग किया है, इसमें अमूर्त शब्द का प्रयोग किया है। तो याद रखना, अमूर्त शब्द वाला गलत है, ये भी गलत है। ये मूर्त शब्द वाला याद है। बालक के लिए हमेशा मूर्त शब्द का उपयोग करना, क्योंकि इसका तार्किक जो भी चिंतन होगा वो मूर्त रूप से ही होगा। विकास की किस अवस्था में, किस अवस्था को कॉल ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अवस्था क्या है? संवेगात्मक विकास का काल कहा है। संवेगात्मक विकास का काल किस अवस्था को कहा है कोल तथा ब्रूस ने? तो संवेगात्मक विकास का काल किस अवस्था का है? बाल्यावस्था को। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किस अवस्था को कहा है? तो बाल्यावस्था को कहा है। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। कक्षा में बालकों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करते रहना चाहिए। विकास कभी न समाप्त होने पर प्रक्रिया अर्थात निरंतर चलने का निरंतरता का सिद्धांत है। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। बच्चे की वृद्धि किससे संबंधित है? बच्चे की वृद्धि जो है किससे संबंधित है? वृद्धि सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, इसमें नैतिक विकास से या भावनात्मक विकास से। तो बच्चा है, बालक है, तो बालक का विकास किस रूप में होगा भाई? बालक का विकास जो है उसके लिए शारीरिक विकास बहुत जरूरी है, बाकी सब चीज़ बाद में है। उसके बाद क्या है? पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित होता है। तो छात्रों के सर्वांगीण विकास से पाठ्य सहगामी क्रिया, छात्रों के सर्वांग मानव का विकास प्रारंभ होता है। तो मानव विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। इनसे कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। 100 क्वेश्चन, इसको प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए और बार बार रिवीजन कीजिए। आपको 100% इससे क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई रटने वाला क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं है, और ऐसी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए सब, देखिए इसमें क्या है, सब पी टेट में, सी टेट में कहीं कहीं पूछा है, बी टेट में, बिहार टेट में पूछा है इसको, सी टेट में पूछा है इस क्वेश्चन को, सी टी टी में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। ये देखिए, ये भी सी टी टी का क्वेश्चन है। ये देखिए सी टी टी का क्वेश्चन है, ये भी सी टी टी का क्वेश्चन है। मतलब कहीं न कहीं इसमें जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड क्वेश्चन है और पूर्व पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिए।